हेलो दोस्तों, फ़िलासफ़ी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो फ़िलासफ़र लेके आए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सांख्या। जो सांख्या की फ़िलासफ़ी है इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने चरवाका की फ़िलासफ़ी पढ़ी है, हमने जैनिज़्म पढ़ा है, हमने बुद्धिज़्म पढ़ा है डिटेल में। अब जो हमारे पास फोर्थ फ़िलासफ़र है वो है सांख्या। ठीक है, इसको सांख्या भी पढ़ सकते हैं, इसको सांख्या भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, एम और एन दो में से कोई भी। जो सांख्या की फ़िलासफ़ी है इसको प्रपोंड किया था कपिला ने। आपने पढ़ा भी होगा एंशिएंट हिस्ट्री में इनके बारे में कि कपिला ने सांख्या की फ़िलासफ़ी को प्रपोज किया था। अब हमें इसमें से सांख्या की फ़िलासफ़ी में जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का या अभी स्टेट सर्विस का, उसमें से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि हम इसमें पढ़ना क्या है। एक हमें इसकी जो कॉज इफेक्ट थ्योरी है वो पढ़नी है, हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो हमें पढ़नी है। सत्कर्यवाद हमें पढ़नी है, हमें प्रकृति के बारे में पढ़ना है, हमें पुरुष के बारे में पढ़ना है, हमें लिबरेशन के बारे में पढ़ना है, और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल इसमें से हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी। फिर जो इसकी सब टॉपिक है, जो इनके सब टॉपिक रिलेटेड है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सांख्या की फ़िलासफ़ी है, इनकी फ़िलासफ़ी में ज़्यादा हमने मेटाफिज़िक्स पे ध्यान देना है। जो इनका मेटाफिज़िक्स था, प्रकृति और पुरुष के बारे में जब इन्होंने बात की थी, जो हमने पहले बोला था, उसके बारे में हमें बात करनी थी। तो इसलिए हम ये डिटेल में आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है या अगर आपके पास नोट्स नहीं है इसके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, आप उस चीज़ को आराम से लिखिए, फिर थोड़ा रिवाइज कर दीजिए उसका, तो आपका काम हो जाएगा। तो अब हम सांख्य की फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो फ़िलासफ़ी थी ये ऑर्थोडॉक्स फ़िलासफ़ी थी। जो सांख्य खुद थे ये ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या हुआ कि ये वेद को मानते थे, वेद को मानते थे। ये अथिस्टिक फिलोसफर थे कि ये गॉड को नहीं मानते थे, इन्होंने गॉड की प्रेजेंस एब्सेंस को डिनाई कर दिया। और इनकी फ़िलासफ़ी एक रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी थी। रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी, मैं फिर से रिपीट करूँगा, रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी मतलब क्या होता है कि जो नोवर होता है, और नोबल होता है, जो नोवेबल होता है, इनकी सेपरेट, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है रियलिज्म। तो इनका जो ये है उसको बोला जाता है रियलिज्म। ठीक है, इनकी जो फिज़िक्स में हमें जो मेन फोकस है वो इन्होंने मेटाफिज़िक्स पे दिया है। ठीक है, मेटाफिज़िक्स पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। इनके बारे में जो अलग और चीज़ें पढ़नी है वो है संख्या का मतलब क्या होता है। संख्या का मतलब होता है राइट नॉलेज एंड नंबर, राइट नॉलेज एंड राइट नंबर। तो राइट नॉलेज के मतलब क्या है कि हमें डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज होनी चाहिए। किसके बीच में? जो इन्होंने दो चीज़ें मानी है अल्टीमेट रियलिटी, एक प्रकृति और दूसरा है पुरुष। जब हमें इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, वो राइट नॉलेज होगी। तो इन्होंने इसके साथ फर्दर इनका इवोल्यूशन हो जाता है वर्ल्ड का, जिसमें प्रकृति पुरुष रोल प्ले करती है। उसमें 25 एलिमेंट्स है, 25 एलिमेंट्स है जिन्होंने एवोल्यूशन के जो एवोल्यूशन हुआ है उस एवोल्यूशन में मदद किया है, वो है 25। इसलिए इसका नाम भी है संख्या। 25 नंबर है उसका, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसको पढ़ेंगे आराम से जब हम पढ़ेंगे इनका जो एवोल्यूशन है। जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो तब में हम इसको आराम से पढ़ेंगे पूरी तरीके से। और एक चीज़ क्या है इनके बारे में कि इनकी फ़िलासफ़ी जो है ये ड्यूअलिस्टिक फ़िलासफ़ी है। ड्यूअलिस्टिक फ़िलासफ़ी क्यों है? क्योंकि सांख्या ने दो अल्टीमेट रियलिटीज़ को माना था, एक प्रकृति को माना था और एक पुरुष को माना था। ठीक है, अभी तक सही है। ड्यूअलिस्टिक फ़िलासफ़ी क्यों है और इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी? एक तो ये रियलिज्म पे मानते थे और दूसरे ड्यूअलिस्टिक फ़िलासफ़ी थे, इसीलिए इनकी फ़िलासफ़ी को बोला जाता था ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म। इस टर्म को बिल्कुल आप याद रखिए, ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म। अगर एग्ज़ाम में जब भी संख्या के बारे में आएगा तो आपको ये वर्ड उनके जो आप इंट्रो लिखोगे इंट्रो में लिख पड़ेगा कि संख्या की फ़िलासफ़ी ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म थी। और जो ये 5-7 पॉइंट्स मैंने बताए यहाँ पे, इनके बारे में आपको किसी भी हाल में वहाँ पे लिखना पड़ेगा अच्छा आंसर लिखने के लिए। ठीक है, अभी तक हमने हम इंट्रोडक्शन किया, तो अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें काम आने वाली है। इसमें कुछ टर्म पढ़ेंगे हमें उनमें से बहुत सारी टर्म्स पता भी है और कुछ नई चीज़ें भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ना है सत्य क्या होता है। सत्य मतलब जो हमने पहले पढ़ा था सत्कर्यवाद, उसका सत्य निकला है, मतलब प्रेजेंट और प्री एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं सत्य। दूसरा है असत, मतलब एब्सेंट और नॉट प्रेजेंट।
या डज नॉट प्री एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें पहले से पता थी, ये हमें फिर से याद करनी है कि ये दो चीज़ें हैं। तीसरा हमें टर्म याद करनी है, वो है अविर्भाव। अविर्भाव, अविर्भाव मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? नॉट ए न्यू ओरिजिन और बिगिनिंग। ये हमारे पास तीसरी टर्म है जो हमें याद होनी चाहिए। जो फोर्थ वाला है वो हमें याद होनी चाहिए, वो है तिरोभाव। तिरोभाव, तिरोभाव को बोला जाता है डिसोल्यूशन। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, डिसोल्यूशन है ये। डिसोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन में फ़र्क है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्शन नहीं समझना, डिसोल्यूशन समझना। ठीक है, ये तिरोभाव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है वो है परिणाम। परिणाम, परिणाम मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं रियल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रियल मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज नॉट एन इल्यूजन। जब किसी चीज़ की रियल मॉडिफिकेशन हो जाए, न कि वो इल्यूजन है, उसको बोला जाता है परिणाम या परिणामवाद। जो लास्ट वाली एक चीज़ है वो है विवर्त। कुछ और भी चीज़ें हैं बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। विवर्त मतलब है फॉल्स अपीयरेंस, और ये इल्यूजन है। अगर ये नहीं है तो मतलब नॉट रियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव मतलब डिसोल्यूशन। जब कोई नहीं, इससे पहले कुछ है, सत तो हमें पूछना चाहिए, सत्कार्यवाद। असत प्रेजेंट, असत्कार्यवाद। और यह अविर्भाव, अविर्भाव मतलब मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि जब एक चीज़ दूसरे में चेंज हो जाएगा, सिर्फ वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, एक चीज़ दूसरी चीज़ का फॉर्म इख्तियार करेगा, न कि वो वही चीज़ कोई नई चीज़ बनेगा, सिर्फ मैनिफेस्ट हो जाता है एक दूसरी चीज़ के फॉर्म में। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि मैनिफेस्टेशन कैसे हम बता सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए न्यू ओरिजिन और बिगिनिंग। वो नई चीज़ नहीं होती है, नई बिगिनिंग नहीं होती है, वो एक चीज़ की मैनिफेस्टेशन होती है। जो और एक चीज़ है उसको बोलते हैं तिरोभाव। तिरोभाव मतलब क्या होता है कि डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जब हमारे पास अगर एक चीज़ है, इसका जो पहला वाला फॉर्म था ये उसमें वापस हो जाएगा। अगर ये चीज़ बन गई थी, कोई भी चीज़, मैं आपको डिटेल इसको बताऊंगा, तभी मैं एग्जांपल यहाँ नहीं दे रहा हूँ, तो मैं आपको आगे जाके इसको समझाऊंगा कैसे। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, और एक हमारे पास है परिणामवाद मॉडिफिकेशन। रियल मॉडिफिकेशन किसी चीज़ का होना या ट्रांसफॉर्मेशन किसी चीज़ का होना, उसको बोलते हैं परिणामवाद। ये इल्यूजनरी नहीं होता, ये रियल में मॉडिफाई हो जाता है कोई चीज़। और विवर्तवाद मतलब क्या होता है? फॉल्स अपीयरेंस। जब हमें कोई चीज़ फॉल्स या वो इल्यूजन हो जाता है किसी चीज़ का, बट सच में वो चीज़ होती नहीं है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास ये चीज़ आई है सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। वो क्ले, जिसमें हमने क्ले का एग्जांपल दिया था, कर्ड का एग्जांपल दिया था मिल्क में, कि वो कैसे है, वो है। ठीक है, असत्कार्यवाद भी हो गया। हमारे पास जो नया टर्म दिखा है यहाँ पे वह है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन कैसे होता है मैं बताऊंगा। ये हमारे पास है आविर्भाव। आविर्भाव को हम कैसे, अगर मैं मानता हूँ कि ये मेरे पास एक कछुआ है, ठीक है, ये मेरे पास कछुआ है, कछुए का सर ऐसा होता है कुछ इस तरीके का। सॉरी मुझे बनाना नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की। ठीक है, ये मेरे पास कछुआ है। ठीक है, अब क्या मसला है? अगर मैं बोलूँगा इस कछुए का जो ये हेड है, ये कछुआ जो हेड है, ये इसकी बॉडी से बाहर आ गया। पहले मुझे दिखता नहीं था, इसके अंदर ये हेड था, इसकी बॉडी के अंदर। तो मैं क्या बोलूँगा? इस कछुए का क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। आविर्भाव मतलब हुआ कि इसके हेड का आविर्भाव हुआ। ये जो पहले इसमें हमें दिखता नहीं था, ये इसी से बाहर आ गया। समझाने के लिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं आविर्भाव। अब अगर यही हेड जो है ये वापस चला जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, ये कछुआ है, इसकी बॉडी में वापस ये हेड इसका वापस चला गया, इसको बोलते हैं तिरोभाव। तिरोभाव, तिरोभाव मतलब क्या है? डिसोल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ इसकी बॉडी से,
ये इसकी बॉडी के अंदर वापस चला गया, तो हमारे लिए ये इसका डिसोल्यूशन हो गया, इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन, तिरोभाव। अब जब ये बाहर आ जाएगा उसको बोलते हैं आविर्भाव। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था तिरोभाव और आविर्भाव की, ठीक है। अब मैं आपको रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। जो सांख्या ने दी है वो है प्रकृति। सांख्या ने बोला कि हमारे पास दो अल्टीमेट रियलिटीज़ है दुनिया में, एक है प्रकृति, एक है पुरुष, एक है पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अगर प्रकृति जो है, प्रकृति को जो मॉडिफाई हम करिए, इसी से बन जाता है जगत। जगत मतलब जो अभी की दुनिया है, ये यूनिवर्स इसको बोल सकते हैं। तो ये किससे बना है? ये प्रकृति से बना हुआ है। जो जगत है, जगत प्रकृति से बना है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट ए न्यू ओरिजिन, ये इट इज़ नॉट ए न्यू ओरिजिन। ये सिर्फ क्या है? ये इसकी मॉडिफिकेशन है, ये सिर्फ आविर्भाव है, आविर्भाव है, सिर्फ इसकी मैनिफेस्टेशन है। ये जो हमने जब प्रकृति, हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे इसको कैसे होता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना याद रखना है, जब प्रकृति से जगत बनता है तो इनका कहना है ये कि जो जगत बना है ये कोई नया ओरिजिन नहीं है, ये कोई न्यू ओरिजिन नहीं है, ये पहले से प्रकृति के अंदर मौजूद था, पर इसका आविर्भाव हुआ जिसकी वजह से जगत का ओरिजिन हो गया। हमें याद रखना है प्रोसेस, इसका जितना भी प्रोसेस है वो हम आगे जाके डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। अब अगर हमारे पास ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, इससे जगत बना था। अब अगर जगत वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रकृति में, क्या हो जाएगा? प्रकृति में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे हम तिरोभाव। क्या बोलेंगे? तिरोभाव और डिसोल्यूशन। डिस्ट्रक्शन नहीं है, डिसोल्यूशन है। फिर से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। अभी आविर्भाव हुआ था, अब क्या हो रहा है? तिरोभाव हो रहा था। पहले मैं आपको कछुए के एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो जगत है, जब वो वापस प्रकृति में बन जाएगा तो उसको बोलते हैं तिरोभाव। हमारे पास और एक टर्म है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज मतलब क्या होता है? द कॉज विच प्रोवाइड्स मोशन एंड हार्मनी, मोशन एंड हार्मनी to the material and create effect। मतलब क्या इसके कहने का? एफिशिएंट कॉज का मतलब क्या है? अगर मेरे पास क्ले है, मिट्टी का ढेर है मेरे पास, इससे पॉट बनाना है, तो ये पॉट इससे खुद बनेगा, चाहे 1,00,000 साल तक वहाँ क्यों ना रहें, 1000 साल तक ये क्यों ना वहाँ पे रहे, क्ले से पॉट कभी न बनेगा जब तक पॉटर बीच में नहीं आएगा। जो पॉटर बीच में आएगा, जब पॉटर बीच में आएगा, वो पॉटर इसको शेप दे देगा पॉट की, ठीक है। ये जो पॉटर है इसको बोला जाता है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज कौन है? पॉटर। इस तरीके से अगर प्रकृति है, से हमने जगत बना लिया, अगर इससे जगत बन गया, ये खुद ब खुद, अगर हालांकि इसके अंदर पहले से ये मौजूद था जगत, ये इससे हमें दिखता नहीं था, तो अगर ये इसे जगत बना भी है, यहाँ पे किसी एफिशिएंट कॉज की जरूरत तो पड़ेगी ना। जो यहाँ पे एफिशिएंट कॉज है वो इस प्रकृति को मोशन देगा, हार्मनी देगा, जिसकी वजह से जगत का ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एफिशिएंट कॉज। अब हमारे पास जो टर्म्स थी वो हमारे पास है, एक का नाम है परिणामवाद, एक है विवर्तवाद। अब परिणाम क्या है? परिणाम को हमने बोला था कि परिणाम इज रियल मॉडिफिकेशन, बोला था। इसको आप आराम से लिख लीजिए, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है, ऐसे जाके समझ आ जाएगा जब थ्योरी शुरू हो जाएगी इनकी। अब परिणामवाद मतलब क्या है? रियल मॉडिफिकेशन। जब कोई चीज़ सच में मॉडिफाई होके कुछ और बन जाएगा, उसको बोला जाता है परिणामवाद। इसको किसने बोला है? प्रकृति जब जगत बन जाती है, ये प्रकृति का जगत में कन्वर्ट होना एक रियल मॉडिफिकेशन है। ये किसने बोला है? ये सांख्या ने बोला है। सांख्या ने बोला प्रकृति जब जगत में कन्वर्ट हो जाती है ये रियल मॉडिफिकेशन है, इसको बोला जाता है प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद। जब प्रकृति जगत में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको बोलते हैं प्रकृति परिणामवाद, ठीक है। इसी चीज़ को, ये मॉडिफिकेशन, इनका कहना है ये सच में रियल मॉडिफिकेशन हो रही है। इसी चीज़ को जो हमारे रामानुज थे उन्होंने और एक डिटेल दिया। रामानुजन ने क्या बोला था? उनने बोला किसे है वो ब्रह्म कन्वर्ट हो जाता है। टर्म्स अलग है। इनका कहना है कि जो ब्रह्म है, क्योंकि इन्हें रियलिटी मानी थी ना, ये मोनिज्म पे बिलीव करते थे ना, मोनिज्म पे,
इन्होंने एक अल्टीमेट रियलिटी मानी थी, शंकर ने, इसने, रामानुज ने। तो जो ब्रह्म है अल्टीमेट रियलिटी, ये करती है काम, ये जगत में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद, ठीक है। मतलब रियल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्म, ठीक है। ये बोला था रामानुज ने। अब शंकर तो पीछे रहेंगे नहीं, शंकर में आएंगे। शंकर का कहना क्या था, उन्होंने बोला था जो ब्रह्म है, ब्रह्म का रियल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ जगत में, ब्रह्म का नॉट रियल मॉडिफिकेशन हुआ जगत, मॉडिफिकेशन हुआ, इल्यूजनरी है वो, नॉट रियल मॉडिफिकेशन हुआ। अगर नॉट रियल मॉडिफिकेशन हुआ, उसको उन्होंने नाम किया था ब्रह्म विवर्तवाद। विवर्त हमने पहले पढ़ा था। विवर्त का मतलब है फॉल्स अपीयरेंस और इल्यूजन, ठीक है। शंकर का कहना है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ने ऑरिजिन दिया जगत को, बट रियल मॉडिफिकेशन जगत का नहीं हुआ, वो एक इल्यूजन है। हम पढ़ेंगे वहाँ पे जो माया का कंसेप्ट आएगा, माया कैसे कन्वर्ट करती है इस चीज़ को, वो हम शंकर में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे इतना याद रखना कि जो शंकर की फिलॉसफी है वो है ब्रह्म विवर्तवाद, रामानुज की क्या है ब्रह्म परिणामवाद, और जो सांख्य की है वो है प्रकृति परिणामवाद। ये 3 फिलॉसफीज़ हैं इसकी, जो हमने याद रखनी है कि किसने क्या बोला था, किसके बारे में, जगत के बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब हम इनकी जो फिलॉसफी है, कॉज इफेक्ट थ्योरी, जो सत्कर्यवाद फिलॉसफी सांख्य ने दी थी, जो हमने पहले पढ़ा था, वो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं सत्कर्यवाद। हम उसको हल्का सा फिर से रिपीट करेंगे और कुछ और नई चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पे, वो हम शुरू करते हैं।